गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का अश्विनी जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ की एनसीईआरटी में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देख रहे हैं। जो क्लास ट्वेल्थ की एनसीईआरटी है वो हिस्ट्री में सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और सेकेंड चैप्टर में हम लोग बात कर रहे थे महाजनपद के बारे में। हम लोग चर्चा करने वाले थे कि महाजनपद के बारे में कैसी कैसी सिचुएशंस था, कैसे डेवलपमेंट हुआ, किस जनपद का सबसे पहले विकास हुआ था। जो दूसरा चैप्टर है वह है आपका राजा, किसान और नगर। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? राजा, किसान और नगर, जिसमें आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं थीं। और यह जो समय है, इसका जो टाइम है इस समय का जो बताया गया है दूसरे चैप्टर में, यह लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य में जो घटनाएं घटी थीं उसके बारे में आपको बताने का प्रयास किया गया है। तो इस तरीके से हम लोग बात कर लिए थे कि प्रिंसेप और प्रियदर्शी की जानकारी जो है सो अशोक के अभिलेखों में हम लोगों को मिलता है। और इसके बाद अंग्रेज़ों ने किस तरीके से जो है सो उत्खनन कार्य प्रारंभ किया और अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता मिला था जेम्स प्रिंसेप को। उसके बाद हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि प्रारंभिक राज्य 16 महाजनपद थे, इनके बारे में जानकारी हम लोग को कहाँ कहाँ से मिलती है, कौन कौन से प्रमुख महाजनपद थे उस समय के। तो वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, ये सब और अंग, ये सब प्रमुख जनपद माने जाते थे उस समय। यहाँ तक कि जो जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे और जो पार्श्वनाथ थे, आपके जैन धर्म के संस्थापक जो ऋषभ देव थे, और जो बौद्ध धर्म के संस्थापक आपके जो गौतम बुद्ध थे, सिद्धार्थ थे, तो वे अपना जो है सो डेवलपमेंट वे भी एक गणराज्य से ही संबंधित थे, महाजनपद से ही संबंधित थे। तो आप ये महाजनपदों का स्थान देख रहे हैं कि मैप में कहाँ कहाँ महाजनपद थे, कौन कौन महाजनपद कहाँ से थे। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से स्टार्ट हो रहा है और इंडिया के मिडिल पार्ट से लेकर के हर जगह जो है सो फैले हुए थे महाजनपदों के काल। अब हम लोग यहाँ तक चर्चा आज स्टार्ट करने वाले हैं कि 16 महाजनपदों में प्रथम जनपद मगध का उत्कर्ष ही सबसे ज़्यादा क्यों हुआ। तो इसके बारे में जानने के लिए हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानने की आवश्यकता है। जैसे 16 महाजनपदों में मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ, क्योंकि मगध जो था 6ठी से 34 शताब्दी ईसा पूर्व में मगध, मतलब जो आधुनिक बिहार में था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। और आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं और एक यह भी मध्य क्षेत्र के खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। दूसरे यह कि लोहे की खदानें यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में आसानी से उपलब्ध हो जाती थीं और जिससे उपकरण और हथियार बनाना बहुत ही सरल हो गया था बच्चों। तो इस तरीके से मगध का जो उत्कर्ष था, मगध का ही उत्कर्ष क्यों होगा 16 महाजनपदों में से, उसके बारे में आप लोग स्थितियों को देख रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर खेती, जो द्वाब क्षेत्र में मगध पड़ता था और जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र था बहुत उपजाऊ था, इसलिए मगध का उत्कर्ष हो पाया। और यहाँ पर लोहे की खदानें जो आधुनिक झारखंड वगैरह का जो क्षेत्र थे, बिहार में ही आते थे, मगध में ही आते थे, आसानी से उपलब्ध हो जाती थीं, जिसके चलते हथियार बनाना, उपकरण बनाना बहुत ही सरल हो गया था वहाँ पर। और बच्चों, जंगली क्षेत्रों में, मेरे मित्रों, जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग माने जाते थे, इम्पोर्टेंट ऑर्गेन्स माने जाते थे। साथ ही इसके जो गंगा था, इसकी जो उपनदियों से जो आवागमन सस्ता व सुलभ होता था, क्योंकि नदियाँ थीं, नदियों से आवागमन के साधन सुलभ होते थे। और उसके साथ साथ जो है सो लेकिन आरंभिक जैन और जो बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है कि किस नीति के कारण मगध की महत्ता थी, इम्पोर्टेंस था उसका। तो जैसे यहाँ पर बहुत सारे शासक भी हुए जो अपने साम्राज्य को सुरक्षित रख पाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। जैसे उन शासकों में बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, महाजनपद महापद्मनंद थे, जैसे प्रसिद्ध राजा हुए और अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और उनके मंत्री भी उनकी नीतियों को लागू करते थे और जिसके चलते मगध का उत्थान संभव होने पाया। और प्रारंभ में तो जो राजगृह था, जो राजगृह है, जो राजगाह, आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम था, पहले का नाम था, और मगध की राजधानी थी जो। तो इस तरीके से रोचक बात यह है कि शब्द का अर्थ होता है राजाओं का घर। तो यह जो राजगृह था वह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, पहाड़ियों पे बसा हुआ था, जिसके चलते उसके किलेबंद शहर था यह। यहाँ पर हमलावर हमला कर पाने में बड़ा दुरूह क्षेत्र था यह, दुरूह स्थल पर यह स्थापित किया गया था। बाद में
4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था, जिसे अब पटना कहा जाता है। तो जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर बहुत महत्वपूर्ण अवस्थिति थी। इन्हीं सब के कारण 16 महाजनपदों में से सबसे अधिक अगर उत्कर्ष हुआ किसी का तो वह था मगध जनपद का उत्कर्ष सबसे पहले हुआ था साथियों। आइए हम सब बात करते हैं एक प्रारंभिक साम्राज्य का कि किस तरीके से जो है सो बहुत सारे इस समय के हम लोगों को बहुत सारे जो है सो अभिलेख प्राप्त होते हैं जिनसे हम लोगों को इस समय की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, देख रहे होंगे कि भाषाएं और लिपियां जो थीं, जैसे कि अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं, जबकि पश्चिमोत्तर से मिले जो अभिलेख हैं वे आरामाइक हैं और यूनानी भाषा में हैं। मतलब जो पश्चिमोत्तर जो आज पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे भी अशोक के अभिलेख मिले हुए हैं, तो वे आरामाइक और यूनानी भाषा में हैं, जबकि जो भारत वगैरह में मिले हैं वो ब्राह्मी और प्राकृत भाषा के अभिलेख मिले हैं। तो प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्ठी में भी लिखे गए थे। आरमेइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफ़गानिस्तान में मिले हैं। कहाँ में मिले हैं? अफ़गानिस्तान से मिले हैं, और अफ़गानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया है यूनानी लिपियों का प्रयोग साथियों। तो इस तरीके से इस समय की लिपि क्या थी ये भी आपने देखा। और एक आरंभिक साम्राज्य के बारे में हम देखने वाले हैं कि जो मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय होता है, क्योंकि सबसे पहले हर्यक वंश होता है। हर्यक वंश में आपके बिंबिसार होते हैं, अजातशत्रु होते हैं, उदयन होते हैं, फिर नंद वंश आता है, फिर आपके जो है सो फिर आपका जो है शुंग वंश आता है, फिर आपका नंद वंश आता है। तो इस तरीके से जो नंद वंश था, तो नंद वंश जो था वो महापद्मनंद आते हैं, घनानंद आते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश था एक बहुत ही प्रतापी वंश था मगध में। तो मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ और इसकी स्थापना करने का श्रेय जो है सो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, जो लगभग 321 ईसा पूर्व में शासन की स्थापना करते हैं। और इनका शासन और साम्राज्य जो था पश्चिमोत्तर में अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। उनके पौत्र अशोक ने, जिन्हें प्रारंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता था, वे कलिंग मतलब जो आधुनिक उड़ीसा है उस पर विजय भी प्राप्त किए थे। तो इस तरीके से जो आप लोगों ने चाणक्य का भी नाम सुना होगा, तो चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनने पाए थे। चाणक्य कौटिल्य जो थे तो उनके सहयोग से ही जो चंद्रगुप्त मौर्य थे राजा बनने पाए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो थे वे आपके जो है सो बिंदुसार बने शासक। बिंदुसार के बाद फिर जो है सो अशोक बने थे। तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना हम लोगों के लिए कुछ बहुत सारे पुस्तक मिलते हैं उस समय के, जैसे खुद ही कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो थी अर्थशास्त्र के बारे में हम लोगों को उस समय की वो तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक स्थितियों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है। इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल हैं और विशेषतया इस समय मूर्ति कला तो प्रारंभ हो ही चुका था और मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई थीं, क्योंकि उस समय की कुछ पुस्तकें थीं जो लेखकों द्वारा लिखी गई थी, विद्वानों के द्वारा लिखी गई थी, वह आज के पुरातत्वविदों को उस समय के इतिहास को जानने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भी आया था और मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम था इंडिका, और इंडिका में भी उसने तत्कालीन स्थितियों के बारे में चर्चा किया है और जिससे उस समय के इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। आज इसके कुछ अंश ही उपलब्ध हैं। एक और स्रोत जिसका उपयोग प्रायः किया जाता है वह है अर्थशास्त्र। संभवतः इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे और गुरु भी थे। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख परवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों और संस्कृत वाङ्मय में भी मिलता है। यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी हैं, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले जो अशोक के अभिलेख प्रायः सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि वे प्रत्यक्ष जानकारियाँ प्रदान करते हैं हम लोगों के। तो ये जो अशोक स्तंभ आप देख रहे हैं, यह जो स्तंभ है, जो यह चिन्ह है, यह सारनाथ से प्राप्त हुआ था और इसी को जो है सो आप देख रहे हैं कि सारनाथ से प्राप्त हुआ था। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए गए स्तंभों पर लिखवाए थे, क्योंकि यह जो सिस्टम था शिलाओं पर लिखने वाला, पत्थरों पर लिखने वाला, इस कला का प्रारंभ जो है अशोक के समय से ही माना जाता है। और उसने अपने
अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार करता है और इनमें बड़ों के प्रति आदर और सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार और दूसरों के धर्मों और परंपराओं का आदर शामिल था, क्योंकि एक सहिष्णुवादी शासक था। अपने जिस धर्म को यह मानता था उसके अलावा यह अन्य धर्मावलंबियों को भी समान आदर व्यवहार से देखता था। और पहले तो कहा जाता है कि पहले जो है सो जो अशोक था वह बहुत ही क्रूर शासक था, लेकिन किंवदंती एक ये भी है कि 99 अपने भाइयों का कत्ल करने के बाद राजगद्दी पर बैठा था। लेकिन किंवदंती है, कहानी सुनी गई है, इसके पूर्णतः साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि जो अशोक थे, अशोक जब कलिंग युद्ध लड़ते हैं तो कलिंग युद्ध में खून खराबी को देख करके इतने खून बहते हैं वहाँ पर कि अशोक भी बाद में क्या हो जाते हैं कि द्रवित होकर के वे बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं। तो इस तरीके से मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था ये देखते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे उस समय। कितने राजनीतिक केंद्र थे? तो मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, जिसमें पाटलिपुत्र था और 4 प्रांतीय केंद्र थे, जैसे तक्षशिला था, उज्जैनी था, तोसली था और सुवर्णगिरी था। ये 5 ऐसे स्थान थे जो मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक प्रमुख केंद्र माने जाते थे। और यदि हम इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में भी किया गया है, इसलिए इतिहासकारों को बहुत ही स्पष्ट साक्ष्य मिले हुए हैं। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऐसा संभव नहीं था। साम्राज्य में ये देखिए, ये अशोक के साम्राज्य की बात की जा रही है कि अशोक का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था। मतलब पाकिस्तान के क्षेत्रों से लेकर के आप देख रहे हैं कि दक्षिण भारत के क्षेत्रों तक अशोक के जो साम्राज्य था वह फैला हुआ था। और जितने भी शिलालेख वगैरह मिले हैं ये देखिए विभिन्न चित्रों के माध्यम से, देखिए जो ये ट्रेंगुलर शेप में है महाशिलालेख को इंडिकेट कर रहा है, जो आपका वर्गाकार है यह लघु शिलालेख को इंडिकेट कर रहा है, और जो वृत्त है यह स्तंभ अभिलेख को इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए साउथ में भी कितने लघु शिलालेख मिले थे, है ना। और लघु शिलालेख के अलावा जो है महाशिलालेख मिले थे और कई जगहों पर स्तंभ लेख भी प्राप्त हुए थे अशोक के। तो इस तरीके से बड़े बड़े क्षेत्रों में एक बड़े विशाल साम्राज्य पर शासन करने के लिए अनेक तरह की सेनाओं की आवश्यकता थी उसे, और कितने सेना व सुव्यवस्थित तरीके से रखा होगा, कितने साम्राज्य पर वह शासन को नियंत्रित किया करता था। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों कि कहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ी और कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र, यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा हो। इस केंद्र का चयन बड़े ध्यान से किया गया और तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे, जबकि सुवर्णगिरी जो था आपका सोने के पहाड़ कहा जाता था इसे, कर्नाटक में सोने की खदान के लिए बहुत उपयोगी माना जाता था यह, और वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इसका डेवलपमेंट किया गया था। और इस तरीके से जो ये 5 राजनीतिक केंद्र थे इसके, वो बहुत ही वेल डेवलप थे, अच्छे तरह से विकसित थे ये। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि ये सब जानकारियाँ प्राप्त होती हैं उस समय के इतिहास को जानने के लिए। तो हम देखते हैं कि साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि था और नदियों, दोनों मार्गों से लोग आवागमन किया करते थे। मतलब भूमि का भी रास्ता था, लैंड रूट भी था, और लैंड रूट के साथ साथ नदियों के मार्ग से भी लोग आवागमन करते थे, और आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक तो समझा ही जाता था। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या महीनों का समय लगता होगा। इसका अर्थ यह है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उसकी सुरक्षा भी करनी पड़ती थी। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी उस समय, क्योंकि मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना था, तो दूसरी यातायात और खान पान का संचालन करती थी। तीसरा का काम पैदल सैनिकों का संचालन था, चौथी का काम अश्वारोहियों और 5वीं का काम जो रथारोहियों तथा 6ठी का काम
हाथियों का संचालन करना था। मतलब इस तरीके से सेनाओं का सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्था किया गया था उस समय, जिस समय आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की घटना बताई जा रही है। तो दूसरी उपसमिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था, जैसे उनके लिए जो ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन, जानवरों के लिए चारे आदि की व्यवस्था करना, सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। मतलब यूँ कहें कि इस तरीके से सेनाएं संगठित की गई थीं मानो एक उन्नतशील समाज की सेनाएं हों। एक उन्नतशील और तकनीकी युक्त शासक ही ऐसा कार्य कर सकता था। और उस समय नौकरशाही का ज्ञान लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से था कि किस तरीके से साम्राज्य को संचालित किया जाता है। जबकि आज के तथाकथित लोग ये समझते हैं कि भारत के राजा साम्राज्य का मतलब से यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन ऐसी बात नहीं है मित्रों। भारत एक सोने की चिड़िया थी, और सोने की उस समय चिड़िया थी जिस पर, इसीलिए सोने की चिड़िया होने के साथ ही जितने भारत पर लंबे समय तक विश्व के जो विश्व के लुटेरों ने शासन किया भारत पर, उतने विश्व के किसी भी देश पर शासन नहीं किया। और जितना लूटा गया भारत को, उतना विश्व के किसी देश को भी नहीं लूटा गया था। इसलिए अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया था। इसीलिए उसने धर्म के प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया था। और जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि धर्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक हुआ करते थे, और अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। इसलिए लोग धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात नाम के विशेष अधिकारियों की नियुक्ति किया करते थे। धम्म महामात जो धर्म की क्रियाकलापों को संचालित करने का काम किया करता था। आइए हम दोस्तों ये देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था उस समय। तो 19वीं सेंचुरी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना शुरू की थी, तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया था। और यहाँ से हम लोगों को कुछ लिखित साक्ष्य मिलना प्रारंभ होता है। और इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। और 19वीं सेंचुरी और उसके आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण और उत्साहवर्धक लगी थी, क्योंकि इतने बड़े अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित शासन प्रणाली हो, सुव्यवस्थित नगर नियोजन हो, सुव्यवस्थित वहाँ पे खाद्यान्न सामग्रियों का उत्पादन हो, उसकी रख रखाव हो, ये सब चीज़ें मिलना आज के लोगों को एक जरूर चकाचौंध कर देता है। इसलिए साथ ही उस समय पत्थर के मूर्तियों पर जो उत्कीर्ण किए गए थे मतलब कि लिखाओं पर, वे स्तंभ लेखों पर, वे आज भी स्तंभ लेख जस के तस खड़े मिलते हैं। यह अपने आप में उस समय के तकनीक के प्रमाण खुद बयां करते हैं। इससे उन्हें यह पता लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली शासक था और परिश्रमी शासक था, जो उसके पास शासन करने की जो नीति थी वह जो बड़ी बड़ी राजा महाराजाओं के पास भी, जो आज के लोगों के पास नहीं हुआ करती हैं, वे उसके पास शासन करने की नीतियाँ थीं। और लोग बड़ी बड़ी उपाधियाँ जोड़ते थे उसके साथ। इसलिए इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना करते थे और उनसे कुछ सीखते भी थे कि किस तरीके से शासन संचालित किया जाता है। तो फिर मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। यह साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया, जिसे उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यदि आप मानचित्र 2 को देखें तो पता चलेगा कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था। यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। 2री शताब्दी ईसा पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नई शासक और रजवाड़े स्थापित हो गए थे और अलग अलग शासन व्यवस्थाएं स्थापित हो गई थी साथियों। तो इस तरीके से जो मौर्य शासन प्रणाली जो था अपने आप में वो एक बहुत ही सुव्यवस्थित प्रणाली थी उस समय की। और सेना के लिए हाथी पकड़ना, तो जो अर्थशास्त्र में सैनिकों और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है हम लोगों को। मिसाल के तौर पर हाथी को पकड़ने के उपाय के बारे में यह जिक्र किया गया है कि हाथी वनों के संरक्षक, हाथियों को पालने वाले लोगों, हाथी के पैरों में जंजीर बांधने वाले लोगों, सीमा रक्षकों, वनवासियों, महावतों के साथ मिलकर 5 से 7 हथिनियों की मदद से जंगली हाथियों द्वारा गिराए गए मलमूत्र को पहचानते हुए
उन्हें पकड़ने का काम किया करते थे। और यह स्रोत मिलता है हम लोगों को यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। कुछ इतिहासकार इस विवरण को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे सत्य मानते हैं, क्योंकि बताइए इतनी बड़ी सेनाएं जिसके पास हों, 6 लाख पैदल सैनिक हों, समझ सकते हैं कि उस समय सैन्य संगठन प्रणाली कितनी उन्नत किस्म की रही होगी। इसी से हम लोग को पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य कितने उन्नत तरीके से शासन को संचालित कर रहा होगा। तो साथियों, हम लोग अगले क्लास में राजधर्म के नवीन सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। आज तक के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोग कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को आज के क्लास में देखें, जो मौर्य साम्राज्य से संबंधित था, जो सम्राट अशोक से संबंधित था, जो मौर्य साम्राज्य में सबसे प्रतापी शासक के रूप में कहा गया और अशोक महान के रूप में भी जाना जाता है, उसके बारे में आज हम लोग उसकी शासन प्रबंध के बारे में, उसके द्वारा किए गए कार्य के बारे में जानकारियाँ हम लोगों को प्राप्त हुई। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।